हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एट अनदर सेकंड लेक्चर ऑफ सीएफआर एंड वी वर स्टडीइंग जीएसटी अकाउंटिंग। तो कैसे हैं आप मेरे सीएमए वॉरियर्स? इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट जीएसटी अकाउंटिंग। उसमें हमने पढ़ा था कि जीएसटी क्या है ना। एंड मैंने आपको बोला था कि ये लेक्चर देखने से पहले, दिस इज लेक्चर 2, मैंने बोला था कि आप इसका फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें लेक्चर 2 देखने से पहले, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। ठीक है, तो हमने जीएसटी पढ़ा था। जीएसटी में फिर हमने देखा था परचेज और सेल के बारे में। फिर हमने देखा था कि सेल, परचेज और सेल कैसे हो सकता है, इंटरस्टेट और इंटरस्टेट। फिर हमने दोनों पर जनरल एंट्रीज देखी थी, जिसमें हमने इंटरस्टेट में देखा था कि इंटरस्टेट में हम जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जनरल एंट्रीज इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस। अगर कोई ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट होती है, इंटरस्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट्स। हमने एग्जांपल लिया था दिल्ली एंड यूपी। ठीक है, अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उसको हम इंटरस्टेट बोलेंगे। तो आज हम उसके केस में, इंटरस्टेट के केस में जनरल एंट्रीज को कैसे की जाएंगी उस पर ध्यान देंगे। राइट, इंटरस्टेट में हमारे दो टैक्स लगते थे, एक था सीजीएसटी और एक था एसजीएसटी, है ना। पर इंटरस्टेट में हमारा सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, जो होता है आईजीएसटी, जो किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। So without wasting much time, let's begin with today's GST accounting lecture. And if you haven't subscribed the channel yet, then do subscribe it and hit the bell icon as well. Okay. तो हम जर्नल एंट्रीज देखने जा रहे हैं, है ना। केस 1, नॉर्मली लिख लो आप। ठीक है, फर्स्ट एंट्री परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज करे हमने फॉर कैश ₹5 लाख, जीएसटी एट द रेट 12%। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। अभी बिना जीएसटी के आप एंट्री बताओ, बिना जीएसटी क्या नॉर्मल एंट्री होगी? अगर ये जीएसटी नहीं है, सिर्फ यहाँ तक आपको एंट्री करनी है, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइट, अब हमारा जीएसटी पे आ गया, तो हम यहाँ पे नॉर्मल में लिख देता हूँ जीएसटी अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि हमने परचेज किया तो हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर हम जीएसटी पे करते हैं तो जीएसटी पे करते हैं तो हम कौन सा लिखते हैं? इनपुट जीएसटी, है ना। परचेज हमने कितने का किया? 5 लाख। जीएसटी कितना है? 12%। 12% जीएसटी कितना होगा 5 लाख पे? 60,000। तो टू कैश अकाउंट हमें कितना पे करना पड़ेगा? 5,60,000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। हो गया? नहीं मेरे बेटा, अभी कैसे हो गया भाई? अभी आपने लिख तो दिया, अगर आप ऐसे करके आओगे तो आपके मार्क्स हट जाएंगे। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि जीएसटी कौन सा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं कौन सी स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे अब हम इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, है ना। अब हम सारी जो भी ट्रांजेक्शन की बात करेंगे वो हम इंटर स्टेट बेसिस पे करेंगे। तो इंटर स्टेट बेसिस पे करेंगे तो कौन सा टैक्स आएगा? आईजीएसटी। तो यहाँ पर आएगा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइट, ये थी फर्स्ट एंट्री। अब बात करते हैं सेकेंड एंट्री की। सेकेंड एंट्री लिखो परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹2 लाख, और जीएसटी इस पे हम लगा रहे हैं एट द रेट 12%। अभी हमने कैश पर खरीदा था, इसमें हम क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं, तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। या तो आप क्रेडिटर्स लिख लो या सप्लायर्स लिख दो, ठीक है, दोनों ही ठीक है। और यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, है ना। परचेज हमने किया 2 लाख, 2 लाख पर 12% कितना? 24,000। तो ये टोटल हो गया आपका 2,24,000। राइट, इसको हम मान लेते हैं ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट में हमने 2 एंट्रीज करी। राइट,
अब हम लेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में हम कह रहे हैं पेड टू क्रेडिटर्स। ये जो अमाउंट था जो हमने यहाँ गुड्स परचेज करे थे, क्रेडिट पर जो हमने परचेज करे थे, अब हमने उसकी पेमेंट कर दी। अब अगर हमने पेमेंट कर दी तो क्या आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, मैंने आपको क्या बोला था, मोस्टली बैंक से ही पेमेंट करती है कंपनी, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 2,24,000, 2,24,000, ठीक है। ये हो गई नॉर्मल जनरल एंट्रीज, इसको आप कॉपी कर लो। अब हम एक नया केस लेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे केस 1। इस केस 1 में हम दो एंट्रीज बनाएंगे, ए और बी। जैसे हमने परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न देखा था, वैसे ही इंटरस्टेट में भी हम रिटर्न वाला एंट्री करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एंट्री बनाई परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पर फॉर ₹1,00,000, ठीक है। इस पे जीएसटी हमने कितना लगाया, जीएसटी हमने लगाया 28%, ठीक है। दूसरा केस हम ले रहे हैं परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 रिटर्न। दो केस हमने लिए कि हमने यहाँ पे गुड परचेज किए और इतने हमने रिटर्न कर दिए, ऐसे हमने इंटरस्टेट में देखा था, है ना। तो अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ ए। क्या एंट्री बनेगी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। परचेज हमने कितने का किया, 1,00,000, और जीएसटी कितना लगेगा, 1,00,000 पे 28 मीन्स 28,000, टोटल हो जाएगा 1,28,000। इस जीएसटी को हम क्या नाम देते हैं इंटरस्टेट में, आईजीएसटी। और हमने परचेज किया तो क्या आएगा, इनपुट आईजीएसटी, अकाउंट डेबिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। सेकंड, अब हमने इतने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो मैंने बोला था जब भी हम रिटर्न करेंगे हम एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो क्या करना है, सिंपली क्रेडिटर्स हमारा क्रेडिट है, क्रेडिटर्स को हम कर देंगे डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। यहाँ पर परचेज मत लिख देना, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। परचेज को आप क्रेडिट नहीं कर सकते, आपने रिटर्न कर रहे हो, राइट। टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। यहाँ पर आउटपुट मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि हमें रिवर्स करना है, हमें इतना जीएसटी हमें पे नहीं करना। तो यहाँ से क्रेडिट और डेबिट करके वो खत्म हो जाएगा, जितना भी जीएसटी अमाउंट यहाँ पर आएगा, है ना। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट आईजीएसटी। परचेज रिटर्न कितने का है, परचेज रिटर्न है हमारा 20,000 का, ठीक है। 20,000 पे कितना जीएसटी आएगा, 28%। 20,000 पे 28% जीएसटी होगा आपका 5,600। तो ये टोटल आपका आ जाएगा 25,600 के क्रेडिटर्स को आपको पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि आपने वो परचेज रिटर्न कर दिया। प्लीज कॉपी दिस। Now second case. सेकंड केस में फर्स्ट एंट्री जैसे ऐसे ले लो, सेकंड केस ले लो, परचेज्ड इक्विपमेंट, मेरा मार्कर इतना शोर करता है ना, परचेज इक्विपमेंट फॉर
रुपीज 3 लाख, ठीक है, फॉर कैश, और इस पर जीएसटी हम लगा रहे हैं एट द रेट 12%, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी? परचेज इक्विपमेंट। जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो हम हमेशा एसेट से ही एंट्री करते हैं, राइट। जब हम गुड्स करते हैं तो हम परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं, बट हमने यहाँ इक्विपमेंट परचेज किया है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। इक्विपमेंट कितने का परचेज किया हमने? एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस चाहिए क्योंकि हमें जीएसटी भी लाना है यहाँ पर, क्योंकि हमने परचेज किया है। तो हमारा यहाँ पर आएगा इनपुट आईजीएसटी, परचेज इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इक्विपमेंट हमने परचेज किया है 3 लाख का, और आईजीएसटी इस पर लगा है 12%, दैट मीन्स 36,000। तो टोटल हो गया आपका 3,36,000। केस 3, केस 3 में अभी तक हम परचेज की बात कर रहे थे, अब केस 3 में हम सेल की बात करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10 लाख फॉर कैश, जीएसटी एट द रेट 5%। इसकी एंट्री क्या बनेगी? हमने गुड्स अब सेल किए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, और हमें अब जीएसटी रिसीव होगा तो टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट कितना टोटल आएगा? तो सेल्स कितना है हमारा? 10 लाख, इस पर 5% जीएसटी मीन्स 50,000, और टोटल आपका हो जाएगा 10,50,000, है ना, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, राइट। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए, है ना। बेसिक आपको ये समझना है कि कहाँ इनपुट यूज करना है, कहाँ आउटपुट, और कौन सा टैक्स लगेगा इंटरेस्ट रेट में आईजीएसटी, और वैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी इंटरेस्ट रेट में, राइट। प्लीज कॉपी दिस। ओके गाइस, तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे फॉर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है, जिसमें हम मल्टीपल एंट्रीज करेंगे एक ही क्वेश्चन में। एग्जांपल नंबर 1, मेक जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019। हम एज्यूम करेंगे सारी ट्रांजैक्शन जो है वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। 5 जैन, या एक काम करते हैं 5 जून, कोई भी डेट ले सकते हो आप। परचेज्ड रॉ मटेरियल, फॉर रुपीज 2 लाख, जीएसटी एट द रेट 5% will be charged। 8 जून, पेड, एक मिनट दो, मैं जरा इसको मार्कर को ठीक कर लूँ ना, बहुत परेशान कर रहा है ये। हाँ जी, पेड टेलीफोन बिल ₹30,000 एंड रेंट
20,000 GST at the rate 12% will be charged, right? 10th June, purchased machine for rupees 5 lakh, GST at the rate 18%. 23rd of June, sold goods for cash, rupees 20 lakh, GST at the rate 18%. 25th of June, पेड सैलरी पे करी हमने कितनी, ₹25,000. देन 28th of June, सोना नहीं है, ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ध्यान इधर, ₹30 lakh, GST at the rate 18%. साथ साथ कॉपी करते रहना मेरे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैं रब कर दूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन भी कराना है. 30th June, received 18 lakh rupees from debtors. 31st of June, 31st होता है जून में, नहीं होता, बट कोई नहीं, अब क्वेश्चन में आ ही गए हैं. एक काम करते हैं, 30 जून होता ना, 30 जून की ही एंट्री ले लो एक और, ठीक है, अलग से ले लेते हैं. नेट GST पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है. कॉपी कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो फटाफट वीडियो को पॉज करो और कॉपी कर लो. पहली क्या थी एंट्री, अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है. सॉल्यूशन में पहली एंट्री थी परचेज रॉ मटेरियल फॉर 2 lakh, GST एट द रेट 5%, और डेट थी आपकी 5th of June, है ना. इधर डेट डाल देंगे, इधर हम एंट्री डाल देंगे और इधर हम अमाउंट डाल देंगे, ठीक है. तो परचेज करा है हमने रॉ मटेरियल 2 lakh का, ठीक है. रॉ मटेरियल एक तरह से गुड्स ही होता है, फिनिश नहीं होता, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और हमने रॉ मटेरियल परचेज किया 2 lakh का, ठीक है. तो टू कैश अकाउंट, और हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटरस्टेट की, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी किस पे था, इंटरस्टेट पे. तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, ठीक है. कितना, 2 lakh रुपीज़, 2 lakh ये डेबिट है और ये क्रेडिट है. इनपुट IGST हमारा 10,000, 2 lakh 10,000, क्योंकि GST हमारा था 5%, ठीक है. नेक्स्ट एंट्री बनेगी 8th of June को, पे टेलीफोन बिल और रेंट, ये हमने दोनों पे किया है. तो हमने पे किया है तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट और रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इस पर हमारा GST लगेगा, कौन सा लगेगा, IGST. तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट. अमाउंट कितना है, 30,000 है हमारा टेलीफोन बिल का,
और 20,000 है हमारा रेंट का, ठीक है। तो अब जो है हमारा जीएसटी है इस पर 12%, तो 50,000 का 12% कितना, 6,000, तो ये कितना हो गया 56,000, ठीक है। 10th ऑफ जून, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बस अब हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, है ना। मैं आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही बेसिक है, एंड यहाँ तक हम इतनी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं कि अब तक आपको आराम से आप खुद एंट्रीज बना सकते हो साथ साथ, ठीक है। तो मेरे साथ साथ बनाइए एंट्रीज, ठीक है। और अगर आप पहले ही बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमने मशीन परचेज़ करी है, तो मशीन परचेज करेंगे तो क्या आएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। अब हम यहाँ पे सिर्फ अमाउंट पुट कर देंगे। हमने मशीन परचेज़ करी है 5 लाख की, ठीक है। 5 लाख की हमने परचेज़ करी, उस पर हमने GST कितना पे किया, GST हमने पे किया 18%, जो कि आएगा आपका 90,000। लास्ट लेक्चर में हमने 5 लाख का 18% निकाला था, जहाँ पर मैंने 80,000 मेंशन कर दिया था बाय मिस्टेक, ठीक है। उसको आप 90,000 लिख लेना, हो जाती है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक, तो आप थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखना कैलकुलेशंस का, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5,90,000। नाउ 23rd ऑफ जून, 23rd ऑफ जून एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, अभी तक परचेज़ की चल रही थी, अब सेल्स की आ गई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा टू आउटपुट IGST अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है, 20 लाख रुपीज़, 20 लाख की हमने सेल करी है, जिस पर GST है 18%, 18% ना, हाँ 18%। तो ये 18% 20 लाख का होगा 3,60,000, तो टोटल आ जाएगा 23,60,000 कैश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 25th ऑफ जून को पेड सैलरी, 25th ऑफ जून पेड सैलरी 25,000 रुपीज़, तो नॉर्मल एंट्री बनेगी इसकी, तो इसमें तो कोई GST है ही नहीं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 25,000, ठीक है। यहाँ तक आप कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट और जो एंट्रीज है उसकी और प्रोसीड करेंगे। Coming to next entry, it is on 28th of June. Sold goods on credit, जिस पर GST भी है। क्रेडिटर्स पर सेल, क्रेडिट पर हम सेल करेंगे तो क्या आएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट, ये आउटपुट है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये आउटपुट है, टू आउटपुट IGST अकाउंट। आप शॉर्ट में मत लिखना, एग्जाम में पूरा ही लिखना। कितने में सेल किया हमने, 30 लाख रुपीज़ में, ठीक है। 30 लाख में हमने सेल किया, उस पर हमारा GST कितना था, 18%, मीन्स 5,40,000, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 35,40,000। नेक्स्ट एंट्री इज ऑन 30th जून, 30th जून को रिसीव किया हमने 18 लाख फ्रॉम डेटर्स, इसमें GST है ही नहीं, तो नॉर्मल कैश अकाउंट डेबिट टू किससे रिसीव होगा, डेटर से, कि उसने बोला हमने डेटर से रिसीव किया 18 लाख रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट भी 30th जून को, ये हमारी लास्ट एंट्री जो है नेट GST पेबल, ठीक है। मेन तो यही है नेट GST पेबल वाली एंट्री, कि आप कैसे करोगे इसको कैलकुलेट। पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लो, ठीक है, ये एक बार कॉपी हो जाएगा, फिर मैं लास्ट वाली एंट्री आपको बताता हूँ। हाँ जी,
तो नेट जीएसटी पेबल हमें निकालना है जितना हमें गवर्नमेंट को पे करना है। एक काम करते हैं, इसकी पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इसकी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा आउटपुट जीएसटी कितना है, आउटपुट आई जीएसटी और इनपुट आई जीएसटी। क्योंकि नेट जीएसटी पेबल हम कैसे निकालते हैं, नेट जीएसटी पेबल हमारा कैसे निकलता है, मैंने आपको फिर लास्ट लेक्चर में ही बताया था, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, तो हमारा नेट निकल जाता है ना, नेट आई जीएसटी आ जाएगा जो पेबल होगा किसको, गवर्नमेंट को। अब हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है कि हमारा आउटपुट कितना है और इनपुट। तो यहाँ से तो एंट्रीज मिस हो चुकी हैं, ठीक है, यहाँ से हट गई हैं, बट आप अपनी कॉपी में देखो जो आपने जर्नल एंट्रीज कॉपी करी थी, ठीक है, उसमें आप चेक करते हैं, हम फर्स्ट एंट्री से चेक करेंगे। फर्स्ट एंट्री में हमारे पास इनपुट जीएसटी है, कितना है, 10,000 का। ठीक है, तो अगर हमारे पास इनपुट जीएसटी है 10,000 का, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 10,000। ठीक है, कॉपीज़ में साथ साथ एंट्री चेक करते रहो। 8 जून की जो एंट्री है उसमें इनपुट आई जीएसटी हमारे पास 6,000 का। पहले इनपुट ले लेते हैं हम सारे, जो जो भी इनपुट है ये साथ साथ लेके चलते हैं एंट्रीज के हिसाब से। 10 जून को इनपुट आई जीएसटी है 90,000 का। ठीक है, उसके बाद 23 वाले में आउटपुट आई जीएसटी है 3,60,000 का। तो आउटपुट का जो है मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 3,60,000 प्लस 25th में कुछ नहीं है, 28th में है आउटपुट आई जी एस टी 5,40,000। उसके बाद 30th वाले में कुछ नहीं है, बस यही है हमारा टोटल। ठीक है, आप उसमें चेक कर सकते हो, एंट्रीज चेक करी होगी आपने साथ साथ, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसका हम टोटल करते हैं, इसका टोटल आया आपका, ये आएगा आपका 9 लाख, और इनपुट आएगा आपका 10 लाख प्लस 6,000 प्लस 90,000, 1,06,000। ठीक है, तो ये आपको माइनस करना है इसमें से, तो आपका ये आ जाएगा 7,94,000 रुपीज़ नेट आई जी एस टी पेबल। ठीक है, अब आपको इसकी एंट्री बनानी है 30th जून। तो इसकी क्या एंट्री होगी, आउटपुट आई जी एस टी हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हमें वो पे करना है, और इनपुट हमारा एसेट है ना, इनपुट हमारा एसेट है। तो जो हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को हम जब कम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आउटपुट आई जी एस टी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लायबिलिटी पे कर रहे हैं, किससे पे कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं इनपुट आई जी एस टी से। ठीक है, कितना सेट ऑफ हो जाएगा, 9 लाख हमारी टोटल लायबिलिटी है, जिसमें से हम 1,06,000 अपने इनपुट आई जी एस टी से सेट ऑफ कर रहे हैं, और बाकी की हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, तो टू बैंक अकाउंट। बाकी कितना बचा, 7,94,000, ये हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा, है ना। इसकी हम नरेशन दे सकते हैं, बीइंग सेटलमेंट मेड। ठीक है, इसको मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ। हमने कैलकुलेट किया नेट जीएसटी पेबल, जैसे मैंने आपको बताया था, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट क्या होगा, हमें पे करना तो लायबिलिटी है, और इनपुट क्या है, हमारा एसेट है। तो आउटपुट से हम यहाँ सेट ऑफ कर रहे हैं इनपुट आई जीएसटी, और जो बचा वो हमारी पेमेंट हो गई, वो हमें पे करना है, तो टू बैंक अकाउंट, बैंक से ही तो पे करेगी कंपनी। तो ये थे हमारा इंडस्ट्री ट्रांजैक्शन का एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप इसको कॉपी कर लो प्लीज़। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जिसमें 4 एंट्रीज़ हैं कि परचेज्ड गुड्स फॉर ₹10 लाख, जिसमें CGST 12% है और SGST 12% है। देन गुड्स कॉस्टिंग 40,000 विड्रॉन बाय प्रोपाइटर फॉर पर्सनल यूज़ के लिए इतना निकाल लिया प्रोपाइटर ने। गुड्स कॉस्टिंग 30,000 यूज़ फॉर एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल और चैरिटी के लिए हमने 30,000 का यूज़ किया। एंड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 जो है वो लॉस बाय फायर थेफ्ट से हमारे लॉस हो गया। तो इसके हम जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं सोल्यूशन की। ए पार्ट में हमने गुड्स परचेज करें हैं, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने परचेज किया है,
और इस पर हमारा लगा CGST और SGST, दोनों ही है कौन से, इनपुट वाले, क्योंकि हमने परचेज़ किया है ना। अकाउंट डेबिट कितना, 10 लाख रुपीज़ का परचेज़ किया है, जिस पर 12% है, मीन्स 12,000, सॉरी 1,20,000, नॉट 12,000, 1,20,000 CGST और 1,20,000 ही IGST, तो ये आपका आ जाएगा 12,40,000, राइट। ये हमारा हो गया एसेट। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने बोला आप बोले भैया पगला गए हो क्या, तो इनपुट हमारा एसेट होता है, क्योंकि आउटपुट से हम इसको सेट ऑफ कर लेते हैं, राइट। इसको हम सेट ऑफ कर लेते हैं किससे, फ्रॉम आउटपुट GST से हम इसको सेट ऑफ कर देते हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था नेट GST पेबल निकालते हुए, राइट। बी पार्ट, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 विड्रॉन बाय प्रोवाइडर फॉर पर्सनल यूज़, तो पर्सनल यूज़ के लिए हम निकालते तो क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, है ना। ये तो हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ ही है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या यूज़ किया हमने, गुड्स को हम क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट, और यहाँ पर GST आ जाएगा इनपुट वाला जो उतने गुड्स पे हम लगा रहे थे, टू इनपुट SGST अकाउंट। कितने के गुड्स निकाले हमने, 40,000 के। 40,000 पे कितना GST था, 12% एंड 12%, मीन्स 4,800 यहाँ और 4,800 यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 49,000, राइट, 49,600, ठीक है। सी पार्ट में आते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 30,000 यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल और चैरिटी। इसमें आपको तीनों ही लिख लो आप, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल, ठीक है, चैरिटी, जो भी है, अकाउंट डेबिट, फिर वही टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट IGST अकाउंट, सॉरी टू इनपुट CGST अकाउंट एंड टू इनपुट SGST अकाउंट। कितने के गुड्स थे, 30,000 के, परचेज यहाँ पर आएगा 30,000, इस पर कितना लगेगा, 12% इज 3,600 एंड 3,600, टोटल कितना हो गया, 37,200। लास्ट एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट, लॉस बाय फायर, थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट CGST, क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी, टू इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है। कितने का, गुड्स कॉस्टिंग 50,000, इस पर भी 12% लगाओ, कितना आएगा, 6,000 एंड 6,000, तो कितना हो जाएगा, 62,000, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो, ये एक बेसिकली रिवीजन के हिसाब से था, है ना। अरे भैया क्या करा रहे हो, मज़ा ही नहीं आ रहा कुछ करने में, तभी तो मैं बोल रहा था ये जो है बहुत ही इजी और स्कोरिंग चैप्टर है। हाँ थोड़ा बोरिंग हो सकता है क्योंकि आप लोग GST पढ़ चुके हो, ठीक है, और इसमें हम उसकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट ठीक है, मंजिल पानी है तो बोर भी थोड़े हो जाएंगे, है ना। अब हम थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए, एग्जांपल्स काफ़ी हमने देख लिए, ठीक है। अब हम थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं GST अकाउंटिंग की, है ना। तो मैं थ्योरी बता देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं थ्योरी लिख लेता हूँ पहले, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, फिर हम मिलते हैं, राइट। तब तक आप जो मैंने कराया है उसका एक बार फटाफट क्विक रिव्यू ले लो। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। हाँ तो मेरे CM में वॉरियर्स, अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ GST अकाउंटिंग। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन बेसिक थ्योरी है जो आप GST, अगर आप ग्रुप 4 ऑब्वियसली ग्रुप 4 पढ़ रहे होंगे, ग्रुप 4 में ही CFR है, तो उसमें आप GST में सब पढ़ोगे ही,
तो बेसिक मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसमें भी, ठीक है। मीनिंग क्या होगा जीएसटी का? मीनिंग जीएसटी क्या है? जीएसटी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है लेविड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट पे लेवी किया जाता है। किस पर लगेगा जीएसटी? ऑन एवरी सेल ऑफ गुड्स, कोई भी गुड्स सेल होगा, ऑन एवरी सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, एवरी सेल ऑफ गुड्स एंड और मतलब क्या, तो गुड्स और सर्विसेज दोनों कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दिया था, भूटानीज कॉमन इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दिया था मैंने लास्ट वीडियो में, ये तो दोनों ही कर रहे हैं, या सिर्फ गुड्स बेच रहे हैं या फिर सर्विस बेच रहे हैं, ठीक है। और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट किस पर नहीं है? ऑन पेट्रोलियम पर जीएसटी नहीं है। आज भी आप देखोगे तो पेट्रोल पर वैट लगाया जाता है और एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। जस्ट फॉर जनरल नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इससे रेलिवेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाया जाता है। पेट्रोल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? सपोज़ ये पेट्रोल का प्राइस है, अभी पेट्रोल जैसे बहुत महंगा है, सपोज़ पेट्रोल का बेसिक प्राइस जो है वो 35 रुपीज़ है, इस पर एक्साइज लगा दिया गया, एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई 35 रुपीज़ की, तो इसका टोटल अमाउंट हो गया 70, और इस पर वैट लगा दिया गया 30 का, तो ये हो गया 100 रुपीज़। ये मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, मैं आपको टैक्स की बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है। ये एक्साइज ड्यूटी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और वैट जाता है स्टेट के पास, ठीक है, ये जाता है स्टेट के पास। तो ऐसे जो है एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाई, यहाँ पर जीएसटी नहीं लगाया जाता, राइट। उसके बाद हम बात करें, दूसरा है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। दारू पीते तो नहीं हो ना इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इन दोनों पर जीएसटी नहीं है। और भी एक दो चीज़ें जिन पर अभी भी जीएसटी नहीं है, उसकी हम यहाँ बात नहीं करेंगे, वो आप जीएसटी में पढ़ लोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, बट जीएसटी की डेफिनेशन ये है, ये याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे हमने अभी बात करी। दूसरा ये एक वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड टैक्स कैसे है कि आप जो जीएसटी पे कर रहे हो, जैसे हमने अभी नेट जीएसटी पेपर निकाला, तो जीएसटी पे कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? इनपुट जीएसटी, और जो हम रिसीव कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं आउटपुट जीएसटी। तो हम दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इसको वैल्यू एडिड टैक्स है, ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू एडिड पे लगता है, पूरे अमाउंट पर नहीं लगता, ठीक है। जीएसटी पेड इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ द परचेजर। भैया ये क्या है? जीएसटी पेड इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ द परचेजर। इसका मतलब ये है कि जो हम जीएसटी पे कर रहे हैं वो परचेज़र की कॉस्ट नहीं है। मतलब अगर मैंने कुछ परचेज़ किया, ठीक है, और मैंने सपोज़ करो मैंने कोई क्लासेस परचेज़ करी, ठीक है, मैंने भूटानीज कॉमन इंस्टीट्यूट से क्लासेस परचेज़ करी और मैंने उनको 5000 रुपीज़ पे किए, जिसमें कि 4000 की क्लासेस थी और 1000 रुपीज़ जीएसटी था। तो मैं अगर बोलूँगा कि कॉस्ट कितनी है मेरी क्लासेस की, तो मैं उसको 5000 नहीं बोलूँगा, उसको 4000 बोलूँगा। क्यों? क्योंकि बोलता है जीएसटी पेड इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ द परचेज। जो हम जीएसटी पे कर रहे हैं वो हमारी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्मिटी। जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक है कि यूनिफॉर्मिटी कैसे आती है, क्योंकि एक ही टैक्स हो गया, अब हर जगह हर स्टेट में सिर्फ एक ही टैक्स है, तो ये यूनिफॉर्मिटी हो गई, ठीक है, यूनिफॉर्म हो गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी क्या हैं? डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। एक कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप हो जाती है, क्योंकि एक ही टैक्स है, सबको उसी के बारे में नॉलेज रखनी है। पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, अब वो झंझट नहीं है, पहले समझ नहीं आता चल क्या रहा है, ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आराम से कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सब कुछ एक जगह स्ट्रक्चर्ड हो गया है ना। नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी। पहले क्या होता था? नो कास्केडिंग इफेक्ट मतलब कि डबल टैक्सेशन, पहले टैक्स पर टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। ये सिर्फ अब वैल्यू एडिड टैक्स है ये, क्योंकि ये वैल्यू एडिड पे लगाया जाता है, बट पहले इस टोटल अमाउंट पे टैक्स लगा दिया जाता था, ठीक है। तो नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी, वो हट गए हैं जीएसटी आने से, कास्केडिंग इफेक्ट्स। टू सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम बाय हैविंग वन टैक्स एंड फ्यूअर रेट ऑफ टैक्सेस। पहले बहुत ही तरह के बहुत सारे रेट्स होते थे, ठीक है, बहुत ही मल्टीपल रेट्स होते थे, आप जीएसटी में डिटेल में पढ़ लोगे, बहुत मल्टीपल रेट्स होते थे, बट अब एक ही टैक्स हो गया, तो क्या हुआ? सिंप्लीफाई हो गया। पुराने वाला इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्ट्रक्चर था, रिजाइम मतलब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो भी सिंप्लीफाई हो गया। और टैक्सेस के बहुत ही कुछ ही रेट्स हैं इसमें, जैसे कि 0, 18, 28, ठीक है, और भी हैं शायद, बट मैं मेन बता रहा हूँ आपको। तो फ्यूअर रेट ऑफ टैक्सेस हैं, है ना। उसके बाद बेटर टैक्स मैनेजमेंट। अब एक ही टैक्स है तो टैक्स मैनेजमेंट भी बेटर हो गया। गुड्स बिकमिंग चीपर। ओबियसली जब डबल टैक्सेशन हट जाएगा तो गुड्स ओबियसली कम हो जाएंगे, कम कॉस्टली हो जाएंगे, है ना। उसके बाद अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता था? पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, तो कि जो फॉरेन से जिनको बिजनेस करना होता था एमएनसीज को, वो यहाँ आते थे, वो देखती थी, इनको समझ नहीं आता स्ट्रक्चर है क्या, राइट। बट जब जीएसटी आया, अगर जीएसटी आएगा
भाई एक ही टैक्स है जो उनको समझना है, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी, ज़्यादा बिजनेस करेंगे इंडिया में आके, तो अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और इससे हमारी जीडीपी भी अपलिफ्ट होगी अगर बाहर की कंपनीज आके हमारे कंपनीज में हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, राइट। तो ये अब तक हमने पढ़ा जीएसटी का मीनिंग, उसके बाद हमने देखे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद हमने देखे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी, किस किस तरह के जीएसटी हैं, और उसके बाद हम देखेंगे रिवर्स चार्ज क्या होता है, उसका हम बेसिक देख लेंगे, राइट। रिवर्स चार्ज के बाद हम एक दो चीज़ और पढ़ेंगे, अभी आप इसको नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। ठीक है, हमारे 3 पॉइंट्स हो गए थे, अब हम 4th पॉइंट की साइड बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी मेनली 3 कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, ठीक है, ये 3 कैटेगरीज होती हैं, सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। हो सकता है आपको लग रहा हो ये मैंने कीड़े मकोड़े मार रखे हैं, बट बिलीव मी मैं अभी समझाता हूँ आपको, बहुत ही ईजी है, ठीक है, आप नोट डाउन करते जाना साथ साथ, ठीक है। सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी क्या है, इट इज़ लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। सीजीएसटी किस पे लगता है, इंट्रा स्टेट पे, जैसे अभी हमने पीछे देखा था एंट्रीज में, ठीक है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, दैट इज सप्लाई विद इन द स्टेट। किस पे लगता है सीजीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, दैट इज सप्लाई विद इन द स्टेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद एसजीएसटी। साथ में क्या लगता है सीजीएसटी के, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी मतलब कुछ स्टेट्स हैं हमारी और कुछ यूनियन टेरिटरी भी हैं, तो जहाँ पे यूनियन टेरिटरी आती है उसको हम यूटीजीएसटी बोलते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा यूनियन टेरिटरी के, बाकी आप एक बार चेकआउट कर लेना जीएसटी में, ठीक है। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, अभी हम इंट्रा स्टेट की ही बात कर रहे हैं, बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज लेविड, दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी हम लगाते हैं एट रेट बता रहा है, एट हाफ ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ टैक्स। जैसे 18% अगर है तो सीजीएसटी भी हमारा 9% होगा और एसजीएसटी भी हमारा 9% होगा, ठीक है। जो भी प्रिस्क्राइब रेट ऑफ टैक्स होगा उसका हाफ हम लगाते हैं। तो इसने यही बोला, इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज लेविड एट हाफ ऑफ द प्रिस्क्राइब रेट ऑफ टैक्स, राइट। नाउ कमिंग टू स्टेट जीएसटी और यूटीजीएसटी, इट इज ऑल्सो लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरस्टेट पे ही लगाया जाता है ये भी। इंटीग्रेटेड जीएसटी किस पे लगता है, इंटरस्टेट सप्लाई पे, तो इसमें ये लिखा है इंटीग्रेटेड जीएसटी इज लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरस्टेट सप्लाई पे तो आईजीएसटी लगता ही लगता है, बट अगर इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपने कोई गुड इंपोर्ट किया, कोई सर्विस इंपोर्ट करी, कुछ एक्सपोर्ट किया, कोई गुड्स या सर्विस कोई भी एक्सपोर्ट करी, तो उसमें भी क्या लेवे हो जाएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी, क्योंकि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी जीएसटी के पर्पज से जो है इंटरस्टेट सप्लाई मान लेते हैं, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई या इंटरस्टेट परचेज, जो सप्लाई एंड परचेज से दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो, ये नोट है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के एग्जांपल्स हैं कुछ, अंडमान एंड निकोबार, पौंडीचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ एक्सेट्रा। यहाँ पे मैं 2 क्रॉस मार रहा हूँ, भैया आपने क्रॉस क्यों मारा, क्योंकि दिल्ली और चंडीगढ़ है तो यूनियन टेरिटरी, बट यहाँ पर इसका हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर है, और जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो पता होगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, ठीक है। चंडीगढ़ का मेरे को नॉलेज नहीं, बट दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी है, उसका स्टेट लेजिस्लेचर अपना है, ठीक है। तो इसको भी पूरा स्टेट का दर्जा नहीं मिला है, पूरा स्टेट नहीं माना गया, बट इसको यहाँ पर हम स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए हम यहाँ पे हम यूटीजीएसटी नहीं स्टेट जीएसटी लगाते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, बट तब भी हम स्टेट जीएसटी लगाते हैं, ऐसे ही चंडीगढ़ में भी हम स्टेट जीएसटी लगाते हैं। कमिंग टू द 5th पॉइंट, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या है भैया, रिवर्स चार्ज से आपको क्या समझ में आ रहा है, बेसिकली आप यही समझ रहे हो कि रिवर्स हो रहा है चार्ज, रिवर्स मतलब किसी और को दिया जाएगा, तो इसमें यही बताया गया है, इट मीन्स द जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द पर्सन सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि उस पर्सन पे नहीं लगाया जाएगा जो गुड्स और सर्विसेज बेच रहा है, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे, बट इस केस में रिवर्स हो जाएगा, बट इट इज़ पेड बाय द पर्सन परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो परचेज कर रहा है उसे कुछ ये एक्सेप्शनल केसेस है रिवर्स चार्ज, कुछ क्लासिफिकेशन दी गई है जिसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जैसे बताया गया है, सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्लेस्ड अंडर रिवर्स चार्ज, कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज लगाई गई हैं रिवर्स चार्ज में, इट मीन्स seller of goods and services will not charge GST, but instead the purchaser of goods or services will deposit GST in government account and claim it as input GST। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही बोल रहा है कि परचेजर जो है वो तो जीएसटी नहीं देगा, सेलर है वो तो जीएसटी नहीं देगा, बट परचेजर को पे करना पड़ेगा, और परचेजर क्या करेगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करेगा एंड विल क्लेम इट एज इनपुट जीएसटी, ठीक है, इनपुट जीएसटी की तरह उसको क्लेम करेगा।
इनपुट जीएसटी परचेज करते हैं तो परचेज हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं, तो वो इनपुट जीएसटी उसको दिखाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल किस किस केसेस में होता है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर्स, अगर हम वकीलों को, लॉयर्स को पैसे देंगे तो जीएसटी उनसे चार्ज नहीं होगा, ठीक है। हमने अगर फीस दी तो जीएसटी भी हमें ही पे करना पड़ेगा। पेमेंट फॉर यूज़ ऑफ कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स के लिए भी यही सीन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, उसमें भी परचेजर को करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कमीशन एंड स्पॉन्सरशिप्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो। मेरे सीएम में वॉरियर्स, ये आज के लेक्चर का हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट थ्योरी ख़त्म हो जाएगी एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, शायद हम कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करें और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 6th पॉइंट, कैटेगरीज ऑफ जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अकाउंटिंग पर्पस के लिए कौन कौन सी कैटेगरीज हमारे पास हैं? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ता है यार, बैंड बज गई है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर देना और अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट में ज़रूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो कैटेगरीज ऑफ जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस, यही हमने अभी पढ़ा था। इनपुट हम ये सब पढ़ चुके हैं, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी पर्पस, इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से। तो सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, हम कैसे सेट ऑफ करेंगे इनपुट जीएसटी को अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी? इसका कोई एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर होती है, प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर होता है। इट इज़ डन इन प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर एज गिवन बिलो। कैसे? अगर आउटपुट आईजीएसटी को हमें वो करना है सेट ऑफ, तो सबसे पहले हम कौन सा बैलेंस देखेंगे? हम देखेंगे इनपुट आईजीएसटी में बैलेंस कितना है, हम पहले इससे सेट ऑफ करेंगे। अगर पूरा अमाउंट इससे सेट ऑफ नहीं होता फिर हम जाएंगे सीजीएसटी के पास, ठीक है। अगर सीजीएसटी से भी पूरा कुछ अमाउंट बच जाता है आउटपुट आईजीएसटी का, फिर हम जाएंगे एसजीएसटी के पास, ठीक है। तो आईजीएसटी को हम इन तीनों से सेट ऑफ कर सकते हैं और इस ऑर्डर में हमें सेट ऑफ करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाते हैं आउटपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करने, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, तो सबसे पहले सीजीएसटी को हम आईजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। ये ऑर्डर होता है आईजीएसटी वाला, फिर सीजीएसटी से खुद से ही वो सेट ऑफ कर लेगा, बट स्टेट से सेट ऑफ नहीं करेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना कि स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी होती है, ठीक है। तो ये सीजीएसटी से सेट ऑफ कर देगा, उसके बाद स्टेट से नहीं करेगा। आउटपुट एसजीएसटी में सबसे पहले, जस्ट अ मिनट, ये मैंने गलत बोला, ठीक है, ये गलत लिखा गया एक्चुअली। पहले वो खुद से सेट ऑफ करेगा ना, अगर वो खुद से सेट ऑफ करेगा खुद के उससे सेंट्रल के जीएसटी से और उसके बाद भी नहीं होता, तब वो आईजीएसटी को यूज़ करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे ही पहले खुद से करेंगे सेट ऑफ, यहाँ पर आउटपुट एसजीएसटी तो पहले इनपुट एसजीएसटी एंड उसके बाद आईजीएसटी, ठीक है। तो ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर होती है, ऐसे सेट ऑफ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, सेट ऑफ कैसे किया जाता है। तो यही था आज के लेक्चर में, इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो दिस इज़ इट एंड दैट्स ऑल, सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।